नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, दुनिया एक और युद्ध की कगार पर है। एक और युद्ध के लिए एडवाइजरी वगैरह लगातार देश जारी कर रहे हैं। लगातार देश अपने अपने एम्बेसीज जो वहां पर स्थित हैं, वहां के नागरिकों को और वहां की एम्बेसी को अलर्ट जारी करके बता रहे हैं कि सब लोग सुरक्षित हो जाएं, सतर्क हो जाएं, अपनी अपनी एम्बेसी के कांटेक्ट में रहें। भारत ने भी एडवाइजरी जारी की और भारत ने भी अपने नागरिकों को सतर्क किया हुआ है। इजराइल और ईरान, इन दोनों देशों के बीच में इस समय रिश्ते बहुत ज्यादा गड़बड़ हुए हैं और बिल्कुल वार जैसी स्थिति आ चुकी है। क्या है मामला, पूरा आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक कर दिया है। नॉर्दर्न इजराइल पर इसने लेबनान की तरफ से जाकर के अटैक कर दिया है। क्या ये अटैक ईरान ने करवाया है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमास के थ्रू ये करवाया था एक बार? क्या इतने पर ही ईरान रुक जाएगा या ईरान इसके और आगे भी बदला लेगा? ये सब हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो पीपीटी आपका पूरा तैयार कर रहा था, उसी बीच में दो और डेवलपमेंट की न्यूज आई, उसको हम लोग जानते चलते हैं, फिर इस खबर पर आते हैं। दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि 17 इंडियन से भरा हुआ इजराइल लिंक्ड कार्गो शिप था, उसको ईरान ने सीज कर लिया है। इसमें 17 भारतीय सामान सवार थे। ईरान ने सीज कर लिया है। इजराइल का ये कार्गो शिप था। अब इसको लेकर के टेंशन और बढ़ गई है। इजरायली आर्मी ने इसको लेकर के धमकी भी जारी कर दी है। इजरायली आर्मी ने देखिए वार्न किया है, कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर ईरान सीज शिप ऑफ यूएई कोस्ट। जब यूएई के कोस्ट पर, यूएई के तट पर ये जो इजराइल का शिप है ये सीज किया गया ईरान के द्वारा, तो वहां पर इजरायली आर्मी ने बिल्कुल इनको चेतावनी देकर के कहा कि इसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। अगर ऐसा कुछ करोगे तो फिर परिणाम इसका भुगतोगे। तो ये तो अभी की न्यूज है। आप देखोगे 13 अप्रैल को 7:06 पीएम पर जब पीपीटी बन रही थी तब का ये न्यूज है। यहां पर बात हम लोग करेंगे सुबह के टाइम पर आज क्या हुआ कि लेबनान की तरफ से, लेबनान अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा, वहां से हिजबुल्लाह ने फायर किया है डजन्स ऑफ मिसाइल, दर्जनों मिसाइलें दागी हैं एज इजरायली पोजीशंस पर। तो इसके बाद से क्या हुआ कि हिजबुल्लाह जो है, जो कि मतलब लेबनान में एक्टिव है, आतंकवादी संगठन है, आप सब नाम सुने ही होंगे, तो उधर से अटैक हो रहा है। इसको सबको लोकेशन जानने के लिए पहले तो आप वर्ल्ड मैप में ये सब देख लो कहां पर है। आप देखोगे वर्ल्ड मैप में एशिया के क्षेत्र में खास करके, तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको इस तरफ आने पर दिख जाएगा ईरान, पश्चिमी साइड आने पर ईरान मिल जाएगा। ईरान के बाद इधर इराक, इराक के बाद इधर सीरिया, और सीरिया के बाद इधर लेबनान दिख जाएगा आपको, छोटा सा देश, और उसके नीचे ये जो देश है वो है इजराइल। यही लेबनान से ही नॉर्दर्न इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं, अभी जो दागी गई हैं। आप देखोगे ईरान यहाँ पर ग्रीन में लिखा गया है, बना हुआ है, और यहाँ इजराइल रेड में है। तो ये दो देश है। ऊपर ये है लेबनान, यहीं से हिजबुल्लाह ने अटैक किया हुआ है। यहाँ पर गाजा स्ट्रिप थी, ठीक है ना, गाजा स्ट्रिप थी जिस पर अभी हमास के थ्रू अटैक किया गया था। तो इजराइल ने वहां पर अपना जो अभियान है वो जारी किया हुआ है, और इजराइल हमास अभी लगातार युद्ध चल ही रहा है। जहां पर फिलिस्तीन को लेकर के विवाद था पहले से ही, और इस इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर मैंने आपको एक क्लास भी दी थी, एक वीडियो भी दी थी, आप देख पाओगे। इजराइल फिलिस्तीन विवाद, आप जाकर के इसको जरूर देख लेना, जिससे आपको पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद है क्या। इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर के देखिएगा जरूर। वहां पर तो ठीक था, चलो, इजराइल और फिलिस्तीन का उनका बहुत पुराना चल रहा था। लेकिन जो ये इजराइल हमास का युद्ध चल रहा था, इजराइल फिलिस्तीन से चल रहा था विवाद, इस पर ध्यान हट करके अब ये मामला ईरान और इजराइल के बीच में कैसे गर्म हो गया, तो इसको लेकर के तत्कालिक कारण ये था कि अभी 1 अप्रैल 2024 को ही सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान की जो एम्बेसी थी वहां पर इजराइल ने अटैक कर दिया। और उस एम्बेसी में, जो कि सीरिया में थी ईरान की, वहां पर ईरान के कई टॉप कमांडर्स थे, उनकी मृत्यु हो गई। टोटल टोटल 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें कई टॉप लेवल के कमांडर्स थे। इजराइल का यह कहना है कि ये जो हैं ये खुफिया एजेंट थे जो सीरिया में बैठ करके इजराइल के खिलाफ साजिश रच रहे थे और इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग पर कर रहे थे। तो यहां पर इसको मार दिया अटैक करके इजराइल ने। फिर ईरान ने कहा कि अब इसका परिणाम भुगतना होगा, इनका बदला तो हम लेकर रहेंगे, क्योंकि इसके ईरान के बहुत बड़े बड़े टॉप कमांडर्स जो हैं ये मारे गए थे यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले भी इजराइल के
द्वारा ईरान के कई कमांडर्स मारे जा चुके हैं। इसराइल ने इससे पहले, अगर आपको याद हो, तो कासिम सुलेमानी की हत्या की करवाई थी इसराइल और अमेरिका मिलकर के ड्रोन अटैक में। फिर इसके बाद ईरान का जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उसकी सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट वेपन्स के थ्रू पहली बार दुनिया ने देखा कि इसराइल ने अपने देश में बैठे अटैक करवाया और रोबोट की मदद से इसको मारा गया। सैटेलाइट और रोबोट की मदद से गोली से इसे भून दिया गया। इसका ये जो मोहसिन फकरीजादे है, ये टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट था ईरान का। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा ईरान के। इसको लेकर के ईरान बहुत ज्यादा तिलमिलाया और कुछ महीनों बाद ही 7 अक्टूबर को देखने को मिला कि ईरान ने, मतलब सामने खुल करके तो नहीं आया, लेकिन हमास के थ्रू अटैक करवाया इसराइल पर। वो युद्ध अभी भी चल ही रहा है, उस पर अभी कोई निर्णय आया नहीं हुआ है, सीज फायर वगैरह का कुछ कोई डील अभी हुई नहीं है। बीच में अभी न्यूज ये आने लगी, जब सीरिया पर अटैक कर दिया, मतलब सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर जब अटैक कर दिया इसराइल ने, तो अब ईरान खुल करके यहां सामने आ गया और ईरान ने एडवाइजरी जारी कर दी कि हम अटैक करके रहेंगे। हालांकि इसराइल ने इस पर कहा कि अगर अटैक करोगे, खुल करके सामने आओगे, तो फिर हम भी आपके यहाँ खुल करके सामने आएंगे और युद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमने आतंकवादियों को मारा है जो हमारे देश विरोधी गतिविधि कर रहे थे, उनको हमने मारा है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन ईरान का और पूरी दुनिया का ये कहना है कि भाई एम्बेसी में आप अटैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि वियना कन्वेंशन का इसका उल्लंघन हो जाएगा। तो एम्बेसी पर अटैक करके अगर मारोगे तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसको लेकर के ईरान जो है और इसराइल, इन दोनों में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया भर के जो तमाम खुफिया एजेंसी हैं, जैसे सीआईए वगैरह हैं, ये सब अलर्ट जारी कर चुकी हैं कि 2 दिनों में, बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे, हालांकि ये 2 दिन आया नहीं अभी तक, आगे लेकिन हो सकता है आ जाए कभी भी, क्योंकि ये 3-4 दिनों से ऐसी न्यूज आ रही है कि अगले 48 घंटों में ईरान कभी भी अटैक कर सकता है। अगले 48 घंटों में, 2 दिन पहले ऐसी ही खबर बन रही थी, अभी फिर बन रही है और हो सकता है आने वाले दिनों में। मतलब आप समझ लो कि न्यूज पक्की है बिल्कुल, ये कभी भी हो सकता है। जैसे मुझे याद है जब रसिया यूक्रेन का ऐसे होने वाला था, तो सीआईए ने अलर्ट जारी किया था कुछ कि 22 फरवरी को अटैक होगा, और वो 22 को ना होकर के 2-4 दिन बाद 26 को अटैक किया था। ठीक है, कुछ ऐसे ही था, मतलब 3-4 दिन बाद रसिया ने अटैक किया था, लेकिन पक्की खबर थी कि अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है भाई। जो इंटेलिजेंस एजेंसी के जो एजेंट्स होते हैं वो सब पहले ही रहते हैं, वो देख ही रहे हैं कि कहां पर सेना इकट्ठा हो रही है, क्या निर्णय दिया जा रहा है, तो बात तो लीक होगी। यहां पर भी ऐसे ही अमेरिका हुआ या बाकी जो देश हुए, उनके खुफिया एजेंट ने अपने अपने देशों को सतर्क कर दिया कि यहां पर देखो होने वाला है। अब ईरान ने भी यहां पर खुले तौर पर इसराइल के जो टॉप जो अधिकारी हैं, जो मोसाद के अधिकारी हैं, इन सबको यहां पर देखिए मोस्ट वांटेड करके इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा दिए हैं ईरान ने अपने देशों में भी। इन सबको लेकर के भारत का विदेश मंत्रालय हो या मतलब सभी देश जो हैं अपने अपने देशों के नागरिकों को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। भाई सभी लोग अपनी अपनी एम्बेसी से बिल्कुल टच में रहें और जब बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, वरना यहाँ पर अटैक हो सकता है। युद्ध जैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए विदेश मंत्रालय ने कहा है जो लोग पहले ईरान या इसराइल में रह रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो वहां के दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण करवाएं। इन दोनों देशों में रहने वालों से ये भी आग्रह है कि वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें और केवल कम समय में, मतलब बहुत ही कम कोशिश करें बाहर निकलने के लिए, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें। बाकी जो बाकी लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं ईरान या इजराइल जाने की, वो अपना प्लान कैंसिल कर दें फिलहाल के लिए, अभी जाना सही नहीं है। यह विदेश मंत्रालय ने भारत में एडवाइजरी जारी करके कही है। ऐसे ही कुछ और देश जैसे ब्रिटेन हुआ और अमेरिका हुआ, ऐसे बड़े बड़े देश भी एडवाइजरी अपने अपने नागरिकों के लिए जारी कर दिए हैं। तो ये सब जो है सतर्क अलर्ट इसलिए जारी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर युद्ध तो होने वाला है। अब बात आती है कि अगर मान लो इन दोनों के देशों के बीच में युद्ध हो जाता है तो इससे भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इन दोनों देशों की क्षमताएं क्या क्या हैं, क्या स्थिति है, इनको देख लेते हैं। तो देखो भारत पर नो डाउट इफेक्ट तो पड़ना ही है। देखो इसमें ऐसा नहीं, रसिया यूक्रेन में जो हुआ था या इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ था उससे डायरेक्टली तो उतना ज्यादा इंपैक्ट इंडिया पर नहीं पड़ा था, क्योंकि इंडिया के रसिया से रिलेशन अच्छे हैं, भले ही बहुत सारे वैश्विक दबाव पड़े लेकिन उतना भारत पर इफेक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन इस केस में भारत पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों प्रकार से इफेक्ट पड़ने वाला है। अपना अच्छा रिलेशन ईरान से भी है, इजराइल से भी अच्छे रिलेशन से है। हम लोग ईरान से भी तेल खरीदते हैं और इजराइल से भी हम लोग बहुत सारे वेपन्स वगैरह लेते ही हैं और रिलेशन भी अच्छे ही हैं। तो बार बार जब मुद्दा उठेगा यूएन में तो फिर बार बार वही फिर फंसने वाली स्थिति आएगी कि इनका पक्ष लें कि इनका पक्ष लें। दूसरी बात, ईरान और इजराइल ऐसी जगह पर लोकेटेड हैं, अगर आप देखोगे
अगर आप देखोगे तो ऐसी जगह पर मैप में लोकेटेड है कि यहाँ पर देखो, ये ईरान है और ये इजराइल है, और इधर आपको पता होगा सुएज नहर है। जब सुएज नहर है इधर, और इस साइड भी बहुत सारा व्यापार अपना होता है, खाड़ी देश है, इनसे सब के आसपास भी रहते हैं नागरिक। तो जब भी कभी वार जैसी स्थिति उत्पन्न होती है या वार होता है, तो आसपास की चीजें इफेक्ट होती हैं। बहुत दूर ना जाओ, अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, सबसे पहली लाइन मैंने यही बोली कि अभी ताजा ताजा अपडेट है 1 घंटे का पहले का, कि यूएई के पास से एक एक जो इजराइल का शिप था वो सीज कर लिया गया ईरान के द्वारा, और उसमें 17 भारतीय नागरिक थे। ये इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है ना। यहाँ पर देखो, यूएई के पास था वो, इजराइल का शिप था, यहाँ पर ईरान ने इसको सीज कर लिया। तो मतलब इस पूरे पूरे रीजन में ऐसी टेंशन बरकरार रहेगी और कुछ न कुछ चीजें घटित होती रहेगी। तो इससे मार्केट पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजों पर पड़ेगा, शेयर मार्केट वगैरह पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोलियम हो चाहे चाहे आपका ये गोल्ड वगैरह हो, सबके दाम बढ़ने लगेंगे। शेयर मार्केट में अभी हिजबुल्लाह ने जब अटैक किया उसके बाद से अमेरिकी स्टॉक मार्केट तुरंत गिरना शुरू हो गए। तो ऐसे बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे पूरे क्षेत्र में, पूरे रीजन में इसमें टेंशन बरकरार रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, इस रीजन से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ता है। इंडिया के बहुत सारे ट्रेड जो हैं वो इस रीजन को डिपेंड करते हैं। इस वजह से भारत में भी बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ने की संभावनाएं हैं अगर ये युद्ध होता है तो। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि इस मुद्दे पर अमेरिका ने यह कहा हुआ है कि चीन और सऊदी अरब को बीच में आना चाहिए आगे बढ़ करके, और इनको समझाने का प्रयास करना चाहिए कि युद्ध ना हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका जो है वो जेन्युइनली चाहता है कि ये युद्ध ना हो? क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन्होंने साफ तौर से कहा है, जब इनसे पूछा गया मीडिया पर्सन के द्वारा कि अगर मान लीजिए युद्ध होता है तो क्या आप इजराइल को सपोर्ट करोगे, तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे सपोर्ट। तो ये तो वैसे करते ही रहते हैं, जैसा कि मैं आपको हर वीडियोज में बताता रहता हूँ, अमेरिका का काम क्या है कि ये युद्ध में भिड़ाए रहता है और किसी एक देश का सपोर्ट कर उसको हथियार बेचता रहता है, और खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, इजराइल और ईरान में कौन ज्यादा ताकतवर है। अभी एक वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स आई थी, इसमें दुनिया के सैन्य ताकतों के बारे में देखा गया था, रैंकिंग जारी की गई थी। तो इस मामले में ईरान की रैंक 14वीं आई थी और इजराइल की रैंक 17वीं थी। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में तो ईरान जो है आगे है, लेकिन डिफेंस बजट अगर देखा जाए तो इजराइल का ज्यादा है। हवाई ताकत देखी जाए तो इजराइल सेना जो है ईरान से कहीं ज्यादा आगे है। ईरान की नेवी जो है इजराइल से ज्यादा ताकतवर है। नेवी के मामले में ईरान कहीं आगे है इजराइल से। यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में आप देखोगे तो टॉप पर यहाँ अमेरिका है, सेकंड पर रसिया है, थर्ड पर चाइना है, और चौथे पर है अपना प्यारा भारत। फिर साउथ कोरिया, यूके, जापान, तुर्की, पाकिस्तान आपको 9वें पर मिल जाएगा, इटली 10वें पर, और यहाँ पर 14वें पर ईरान, और 17वें पर इजराइल देखने को मिलेगा। 18वें पर यूक्रेन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन 18वें नंबर पर यूक्रेन जो है और दूसरे नंबर पर रसिया, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, और दोनों ने मतलब यूक्रेन ने नाको चने चबवा दिए, इतना आसान भी नहीं है। तो यहाँ रैंकिंग जो है ये मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कौन किस देश को सपोर्ट कर रहा है और कौन चाह रहा है कि कितना लंबा वार खींचे। आप देख रहे हो 2 साल से ज्यादा के हो गए हैं टाइम, लेकिन अभी भी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि बैकएंड से सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को इतना ज्यादा। तो फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बारी डिटेल है, क्या क्या किसके किसके पास है, इसको भी आप देख सकते हो। एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन बताइएगा, ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान ने रिसेंटली अपनी करेंसी चेंज करी हुई थी, तो बहुत सारे सैंक्शंस उस पर लगे थे अमेरिका के द्वारा, तो उसने अपनी करेंसी चेंज की हुई थी रिसेशन से बचने के लिए। तो बताइए उसकी नई मुद्रा क्या है, इनमें से कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे विभिन्न मुद्दों पर मैं वीडियोस लाता रहता हूं, तो आप उसे देख सकते हैं। और हमारी ई बुक्स भी आती हैं, चाहे वो मंथली हो, चाहे 3 महीने की हो, 6 महीने की हो, या साल भर की वाली ई बुक हो, वो सब आपको ई बुक एमजेटी ऐप पर मिलेगी। वार्षिक करंट अफेयर की पुस्तक भी आती है, तो वार्षिक की पुस्तक भी आप ले सकते हो। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।